Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad. आज हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर समझेंगे अच्छे से और इस चैप्टर को समझने के लिए ना जस्ट आपको अपने माइंड को एक्टिव रखना जरूरी है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ केमिस्ट्री आ गई है, कुछ न्यू रॉकेट साइंस आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल सी चीजें जो हमारे सराउंडिंग में होती हैं, बस वो हमें कैसे नुकसान पहुंचा रही हैं, हमें उन सबको पढ़ना है जो इन्वायरमेंट में मौजूद है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, वर्ड से समझते हैं। केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जो हमारे लिए फायदेमंद हो या फिर वो केमिकल रिएक्शन जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। और वो सब केमिकल रिएक्शन कहाँ हो रहे हो? एनवायरमेंट में। अगर एनवायरमेंट में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, आपके सराउंडिंग में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो आपको फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है, वो सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो चैप्टर है इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट एटमॉस्फेयर से रिलेट करेगा जिसमें हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। एक वाटर से रिलेट करेगा तो वाटर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हमने कहा कि वो जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन मेरे लिहाज से हो सकती है कि द केमिकल रिएक्शन विच अकर इन इन्वायरमेंट। जो भी उनके असरात होते हैं हम पे वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन इन्वायरमेंट में होते हैं वो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब एक बात आपको अच्छे से पता है कि जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो कार्स, बाइक्स, ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इनसे धुआं निकलता है, वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। कैसे नुकसानदेह होता है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बात आपने सुन रखी है कि जो पौधे होते हैं उन्हें हमें लगाना चाहिए, ज्यादा ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए, उससे माहौल साफ सुथरा रहेगा। कैसे माहौल साफ सुथरा रहेगा उस बारे में पढ़ेंगे। एक बात हमने सुन रखी है, क्या सुन रखी है? कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो हमें नुकसान पहुंचाती है, हमेशा यही सुन रखा है। बट कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए फायदेमंद थी। कैसे फायदेमंद थे वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा डेफिनेशन में द केमिकल रिएक्शन विच अकर इन एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो सब हम स्टडी करेंगे। अच्छा, एनवायरमेंट मतलब हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है भाई? एटमॉस्फेयर हमारा होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब बहुत सी गैसेस। एयर जो होती है हमारी मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, हमारी आबो हवा जो होती है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस में मतलब बहुत तरह की गैसेस मौजूद हैं, तो कुछ के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको जो मेजरली मौजूद है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक गैस है, 78.09% मौजूद है। ऑक्सीजन एक गैस है, 20.95% इसकी मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मौजूद है। आर्गन एक गैस है, 0.93% मौजूद है। और इसके अलावा बाकी जो क्वांटिटी रह गई वो अदर गैसेज होती हैं। एक एमसीक्यू आ सकता है, ये एमसीक्यू आ सकता है कि विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट या विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एटमॉस्फेयर। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एलिमेंट के लिहाज से भी और गैस के लिहाज से भी कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है जो एटमॉस्फेयर में मौजूद। तो आप कहेंगे नाइट्रोजन। अच्छा, ये सवाल ट्विस्ट करके भी आता है। कैसे आता है कि विच वन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अबंडेंट क्वांटिटी में मौजूद होने वाला एलिमेंट कौन सा है? तो आपने सिंपल ध्यान में रखना, पहला तो ये है और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है। तो आसानी से ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, ये सवाल एक तरीके से और आ सकता है, विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अकॉर्डिंग टू अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के लिहाज से मतलब जमीन है, जमीन के लिहाज से जमीन के ऊपर जो आपको नजर आता हो सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मौजूद है। तो आसान लफ्जों में आपने याद रखना, जमीन पे हमें क्या पड़ी हुई नजर आती है? मिट्टी नजर आती है। मिट्टी का फॉर्मूला सैंड का क्या होता है? SI मतलब सिलिकॉन, O2 मतलब ऑक्सीजन। तो अगर अर्थ क्रस्ट के लिहाज से बात की जाए तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन, क्योंकि सिलिकॉन 1 टाइम और ऑक्सीजन 2 टाइम। और अगर अर्थ क्रस्ट के लिहाज से आपसे पूछे कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो आप बोलेंगे सिलिकॉन है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी जो एमसीक्यूज मैंने बताने की यहाँ पर कोशिश करी। अच्छा, तो ये कुछ मिक्सचर ऑफ गैसेस मौजूद है। नेक्स्ट उसके अलावा ना हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लेयर्स बनी है। मतलब सपोज दैट ये अर्थ मौजूद है, ठीक है। अर्थ के ऊपर एक लेयर मौजूद है, उस लेयर के ऊपर एक और लेयर मौजूद है, देन फिर एक और लेयर, एक और लेयर। तो इस तरीके से अर्थ पर बहुत सारी जो है वो लेयर्स मौजूद हैं। कौन कौन सी लेयर हैं, उनके क्या क्या नाम है, उनके क्या काम है, ये सब हम डिस्कस करना है। हम नेक्स्ट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर मौजूद है। तो जैसे याद कराने की कोशिश करूं वैसे आप अभी सुनते सुनते कर लीजिएगा।
ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। नंबर 1 पे कौन है? ट्रोपोस्फेयर। मतलब ये अर्थ है, इसके ऊपर फॉर्म कौन सी मौजूद है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। और एक्सोस्फेयर के ऊपर कुछ नहीं है, एक्सोस्फेयर एंड अबव। अब कौन सी लेयर कितने किलोमीटर पर है? तो अर्थ से, जीरो से लेकर अर्थ से 12 किलोमीटर तक कौन सी लेयर मौजूद है? ट्रोपोस्फेयर मौजूद है, 0 to 12 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर कितने किलोमीटर पे? जैसे ही 12 किलोमीटर पे ट्रोपोस्फेयर जो है वो खत्म हो रही है, उसके बाद इन दोनों के बीच में एक पाउस आता है, उसको कहते हैं ट्रोपोपाउस। उसके बाद कौन सी लेयर स्टार्ट हो रही है? स्ट्रेटोस्फेयर। तो 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है। नेक्स्ट 50 किलोमीटर के बाद मेसोस्फेयर स्टार्ट हो रही है 85 किलोमीटर तक। थर्मोस्फेयर स्टार्ट हो रही है 85 के बाद 120 किलोमीटर तक। और 120 किलोमीटर से अबव जितना भी मौजूद है उसे हम कह रहे हैं कि वहां पर एक्सोस्फेयर मौजूद है। तो ये कुछ लेयर्स थी हमारी। अब इन लेयर्स के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर 80% मास ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो कैरी करती है। मतलब एटमॉस्फेयर का जो 80% मास है वो कौन सी लेयर कैरी करती है? ट्रोपोस्फेयर। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपने जहाज उड़ते हुए देखे, ठीक है, तो जहाज हमारे किस लेयर तक उड़ सकते हैं? ट्रोपोस्फेयर तक उड़ सकते हैं, इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकते। अगर स्ट्रेटोस्फेयर में जहाज उड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर पाएंगे वहां पर। ठीक है। उसके अलावा इन्वायरमेंट ऑफ दिस लेयर अफेक्ट डेली रूटीन। हमारी जो डेली रूटीन है, जाहिर है हमें नुकसान इनमें से कौन सी लेयर पहुंचा सकती है? कौन सी लेयर का इन्वायरमेंट पहुंचा सकता है? अगर सपोज दैट ट्रोपोस्फेयर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होने की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, तो वो हम पर असरअंदाज होगा। क्यों? क्योंकि बहुत करीब है ट्रोपोस्फेयर हमसे। तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पर कि हमारी डेली रूटीन को नुकसान पहुंचा सकता है इन्वायरमेंट कौन सी लेयर का? ट्रोपोस्फेयर का। तो ये तो कुछ बातें हमने पढ़ी। एक बात और, सी लेवल होता है, ठीक है, सी लेवल से आप जितना ऊपर जाते जाओ, सिर्फ मैं ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूँ, जमीन से सी लेवल से आप जितना ऊपर जाते जाओ उतना जो है वो कूलनेस बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि सी लेवल से आप दूर जाते जाते हो, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता जाता है जितना आप ऊपर जा रहे हो। लेकिन ऐसा होता है ट्रोपोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में इसका उल्टा होता है। आप स्ट्रेटोस्फेयर में जितना ऊपर जाते जाओगे उतनी गर्मी बढ़ती जाएगी। तो एक अजीब सी बात लग रही है ना सुनने में। हमने तो सुन रखा था भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऊपर जाते जाते कम होता है। कोई बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसका आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, और सी लेवल से दूर जाती जा रही है तो उसकी कूलनेस बढ़ती जा रही है, ठंडक उसमें बढ़ती जा रही है, सर्दी होती जा रही है, कूल होता जा रहा है। बट स्ट्रेटोस्फेयर में इसका उलट हो रहा है। जितना ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में कोई जाती जाएगी बॉडी, उसको उतनी ज्यादा गर्मी लगती जाएगी, उतनी ज्यादा हॉट होता जाएगा। इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो वो ओजोन रेडिएशंस के करीब जा रही है। अब ओजोन रेडिएशन क्या है, कैसे बनती है, सब बताऊंगा आसान लफ्जों में, कि एक ऐसा सोर्स है जो हीट प्रोवाइड करता है। अब उस सोर्स के आप जितना करीब जाते जाओगे तो जाहिर है वो उतनी ज्यादा गर्मी आपको देता जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ट्रोपोस्फेयर में जितना ऊपर जाओगे कूलनेस बढ़ेगी क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, सी लेवल से आप दूर चले जाते हैं। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर क्योंकि वो ओजोन रेडिएशंस के करीब आता जाता है जितना ऊपर जाता है, इसीलिए वहां पर हॉटनेस बढ़ती है। तो ये रीजन है जो आता है, मैंने लिख दिया है यहाँ पर रीजन। ये दो रीजन मैंने आपको बता दिए। ट्रोपोस्फेयर ऊपर जाते हुए कूल क्यों होती है और स्ट्रेटोस्फेयर ऊपर जाते हुए हॉट क्यों होती है। नेक्स्ट, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इनको बहुत ज्यादा डिस्कशन है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इनके किलोमीटर याद रखें, नाम याद रखें, दैट्स। अच्छा, अब बात करें पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन क्या होती है, पॉल्यूटेंट क्या होता है? तो मैं ये कहता हूँ, एक डिफरेंट तरह की डेफिनेशन मैं आपको क्या बताना चाहूंगा। हमने सुन रखा है कि जो चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है वो पॉल्यूटेंट है, बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हर वो चीज जो आपकी जरूरत से ज्यादा है वो आपके लिए पॉल्यूटेंट। सपोज दैट मैंने अभी क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए फायदेमंद गैस है। हम कौन सी गैस एक्सेल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। उसे इनहेल कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। ऐसे ही है, अगर प्लांट्स इनहेल कर रहे हैं, एक क्वांटिटी है हमारे पास प्लांट्स की जो इनहेल कर रही है, ठीक है, और वो एक्सेल कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस को, वो हम इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। अगर बीच में हम फॉसिल फ्यूल्स जला रहे हैं, फैक्ट्रीज अपना धुआं फेंक रही हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो 0.03% से बढ़ गया। अगर वो बढ़ जाएगा तो हमें नुकसान देगा, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर 0.03% से कम हो जाता है तब भी हमें नुकसान देगा। बात समझ में आ रही है? तो हर चीज जो अल्लाह ताला ने वो बैलेंस में बनाई है।
अगर उससे ज्यादा होती है तो भी हमें प्रॉब्लम होती है, कम होती है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो हर वो चीज जो हमारी जरूरत से ज्यादा है, पानी पीना अच्छी बात है, ये सुन रखा है, बट आप अगर 2 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए, आप 15 लीटर पीना शुरू कर दें, तो आपकी, खैर मुश्किल तो है, बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, पॉसिबल नहीं है ये आसान लफ्जों में, लेकिन अगर कोई करे तो क्या होगा, उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, डिजीज स्टार्ट हो जाएंगी। उसकी वजह यही है कि हर चीज आप जरूरत के मुताबिक ले सकते हो, जरूरत से ज्यादा हर चीज पॉल्यूटेंट, बात समझ में आ रही होगी। तो अब कुछ पॉल्यूटेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जो एटमॉस्फेयर से इन्वायरमेंट से रिलेट करें, ठीक है। उसमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहते हैं हम और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहते हैं। इनकी वजह से जो गंदगी होती है उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं, जिसकी वजह से हो रही है, जिस कंटेमिनेटेड पार्टिकल जो जर्रा मौजूद है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, उसको हम पॉल्यूटेंट कह रहे हैं। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम खूबसूरत सी बनाने की कोशिश करी है, तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही तो मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया, क्या नाम लिख दिए, ये फैक्ट्री मौजूद है, फैक्ट्री से कुछ धुआं निकल रहा है, कुछ पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं, बाइक से उससे कुछ पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं, कार से कुछ पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं जो एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। कैसे करते हैं अभी और हम पढ़ेंगे आगे। अच्छा, तो ये एटमॉस्फेयर को खराब करते हैं, यही सब केमिकल रिएक्शन हम पढ़ते हैं। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में फर्क क्या है, इसको समझिएगा जरा। प्राइमरी हमारे वो पॉल्यूटेंट हैं जैसे सल्फर कार्बन की ऑक्साइड्स हो गई, अमोनिया हो गई, मीथेन गैस हो गई, फ्लोराइड कंपाउंड्स हो गए। यहाँ पर मैंने सबके नाम लिए, ठीक है, और एलिमेंट्स लिख दिए। ये इसलिए करा है मैंने ताकि नाम आपने सुने और आपने केमिकल फॉर्मूला देखा तो इससे आपको याद है, दोबारा करने इससे याद हो जाता है। सल्फर कार्बन की ऑक्साइड्स, ठीक है, CO2 ऑक्साइड होती है, CO भी ऑक्साइड होती है, SO2 भी ऑक्साइड होती है, तो उसके ऑक्साइड्स। अमोनिया कहा मैंने, यहाँ लिखा हुआ क्या है, NH3। नेक्स्ट CH4 मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट इसको हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, फ्लोराइड कंपाउंड्स, ये सब हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहलाते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट कुछ प्रोसेस करते हैं, उसके थ्रू वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी पॉल्यूटेंट एक प्रोसेस कर रहे हैं, एरो बना के लिखा है मैंने, वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट हो गए। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन कौन से हमारे, नाइट्रिक एसिड HNO3 और H2CO3, कार्बोनिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट O3 मतलब ओजोन, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहलाता है ये, PAN। तो सिंपल सी बातें, यहाँ तक आपको बातें समझ में आई होंगी। हमने क्या क्या डिस्कस करा, हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस करी, जिसमें हमने पढ़ा कि कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं एटमॉस्फेयर में जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एटमॉस्फेयर को डिस्कस करा। एटमॉस्फेयर में हमने कहा भाई मिक्सचर ऑफ गैसेस मौजूद होती हैं जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ गैसेस के बारे में हमने पढ़ा, उसके परसेंटेज के बारे में। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत सी लेयर्स मौजूद होती हैं, उन लेयर्स के क्या नाम होते हैं, कितने किलोमीटर पे होते हैं, उनके बीच में क्या पाउस आते हैं। ट्रोपोस्फेयर, ऊपर जाते हुए कोई बॉडी कूलनेस फील करती है तो क्यों करती है। स्ट्रेटोस्फेयर में कोई बॉडी ऊपर जा रही होती है और किलोमीटर्स के ऊपर अपना एल्टीट्यूड बढ़ा रही होती है, ऊपर जा रही होती है, तो वहां पर वो हॉटनेस फील करती है, तो क्यों करती है, ये रीजन हमने डिस्कस करा। ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो पाउस होता है उसे ट्रैपोपाउस कहते हैं। पॉल्यूटेंट हमने पढ़ा कि वो चीज जो ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, जरूरत से ज्यादा, और हमें नुकसान पहुंचा रही है, वो पॉल्यूटेंट कहलाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में पढ़ा, प्राइमरी पॉल्यूटेंट के नाम पढ़े, वो प्रोसेस करके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना लेते हैं। इन सब चीजों को हमने डिस्कस करा। अब हम अपने लेक्चर को वन स्टेप फॉरवर्ड लेकर जा रहे हैं आगे, तो आगे कुछ चीजों को समझते हैं। नेक्स्ट वन स्टेप फॉरवर्ड लेक्चर को लेकर जा रहे हैं। तो उससे पहले एक बात आपने सुन रखी है कभी कि अभी पहली बारिश हो रही है, मत नहाओ, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं कि ये सब जो है वो फालतू की बातें हैं, ऐसे ही कहने की बातें हैं, इससे कोई नुकसान है नहीं एक्चुअल। ऐसी बात कुछ सुन रखी है, सबने कभी ना कभी सुन रखी होगी ना कि पहली बारिश में नहीं नहाओ, प्रॉब्लम होती है, स्किन खराब हो जाती है, XYZ। विदाउट लॉजिक लोग बात कह रहे होते हैं, लॉजिक है उसका, क्या लॉजिक है उसको हम समझने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारे एसिड रेन। अब टॉपिक के नाम से आपको समझ में आ रहा है कि सर हाँ एसिड तो है और रेन भी है, मतलब कि जब रेन हो रही है तो वो किसी एसिड से मुलाकात करती हुई आ रही है। मतलब ऐसे समझ लो, मेरे दोस्त हैं, हसान है एक का नाम, एक का नाम है अहमद, ठीक है। मैंने कहा हसान यार मेरे घर पर आ जाओ, तुम आओ होटल चलते हैं चाय पीने के लिए। तो हसान मेरे घर की तरफ आ रहा था, रास्ते में उसे मिल गया अहमद। तो उसने क्या करा, हसान ने अहमद को लिया और अहमद को लेकर मेरे साथ आ गया, क्योंकि रास्ते में मिल गया था ना, अब उसे छोड़कर तो आ नहीं सकते, दोस्तों हम तीनों ही है, ऐसे ही है ना। तो वो हम दोनों मिलकर मेरे पास आ गया। ऐसे ही एसिड रेन में भी होता है। बारिश स्टार्ट हुई, जब बारिश का मॉलिक्यूल, बारिश वाटर, वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O,
जब वाटर का मॉलिक्यूल नीचे आ रहा होता है, फॉल डाउन हो रहा होता है, गिर रहा होता है, तो फिर एक प्रॉब्लम हुई भी होती है। किसकी वजह से प्रॉब्लम हुई भी होती है? अहमद की वजह से नहीं, तो मेरा अच्छा दोस्त, उसको हटा दो साइड में। रीजन ये होता है कि जो फैक्ट्रीज हैं वो पॉल्यूटेंट निकालती हैं। मतलब फैक्ट्रीज में बहुत सारी चीजें बनती है ना, जैसे बोटल्स बन रही हैं, या फिर कुछ सोप बन रहा है, फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की चीजें फैक्ट्रीज में बनती हैं। तो नुकसान उसका ये होता है उन चीजों के बनने का, उन चीजों से तो हमें बहुत फायदा हो रहा है, पर उसका नुकसान ये होता है जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसके थ्रू एक पॉल्यूटेंट निकल कर आ रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो सकता है, मतलब सल्फर के ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रस ऑक्साइड हो सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन वाले ऑक्साइड होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। तो ये सब निकल कर आते हैं। जब ये सब निकल कर आते हैं तो ये कहीं जाते नहीं है, ये एटमॉस्फेयर में ही जमा रहता है जिससे हमें नुकसान हो। जब बारिश होती है तो बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, वो बात ठीक है, लेकिन जब बारिश होती है तो वाटर का मॉलिक्यूल जब वो नीचे गिर रहा होता है तो रास्ते में उसे कौन सा पॉल्यूटेंट मिल रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड भी मिल सकता है, ट्राइऑक्साइड भी मिल सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी मिल सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल सकता है। इन सब में से कोई ना कोई मिल सकता है ना। तो जब वो इससे मिलेगा तो वाटर मॉलिक्यूल उससे रिएक्ट करेगा। जब उससे रिएक्ट करेगा तो वो बारिश नहीं रहेगी सर। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। पीएच लेवल मैंने पढ़ाया था चैप्टर 2 में, क्या पढ़ाया था? पीएच की बेस पे आप बता देते थे कि केमिकल स्पीशी एसिडिक है या बेसिक। ऐसे पढ़ रखा था ना हमने, कुछ 0 to 7 तक, 7 to 14 तक कुछ पढ़ा था हमने। खैर, तो वाटर जो है हमारा न्यूट्रल होता है, बट उसकी पीएच लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उसे एसिडिक बना देती है ये सब पॉल्यूटेंट जाके। ये मैंने डायग्राम के थ्रू बनाने की कोशिश करी है, तो एज यूजुअल मैंने फिर से ये खूबसूरत डायग्राम बनाई है, तो आप थोड़ी सी नजर रखें, आपको समझ में आएगी। ये मैंने बनाए हैं क्लाउड्स, क्लाउड से बारिश नीचे गिर रही है, सही है। ये बना दिया हमने एक सूरज, डायग्राम को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। उसके अलावा हमने बना दी एक फैक्ट्री फिर से खूबसूरत सी। तो इस फैक्ट्री से पॉल्यूटेंट निकल रहा है। कौन सा पॉल्यूटेंट निकल रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मुख्तलिफ तरह के पॉल्यूटेंट इससे निकल रहे हैं। जब वो पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं तो वो कहीं जा नहीं रहे, वो एटमॉस्फेयर में ही मौजूद है। अगर वो एटमॉस्फेयर में ही मौजूद है तो जब बारिश आएगी तो उनसे रिएक्ट करेगी और फॉल डाउन के साथ ही हो। वो कहेगी आ जाओ चलो, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पर वाटर ड्रॉप को थोड़ा सा हेल्दी बनाने की कोशिश करी है। तो वाटर ड्रॉपलेट जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। जब उससे सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा जो कि एक पॉल्यूटेंट है, तो ये किस केमिकल में कन्वर्ट हो गया? H2SO4। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर H2SO4 तो हमने सुना है बड़ा खतरनाक एसिड होता है, अब अगर ये हमारी स्किन पे गिरेगा तो ये तो बहुत प्रॉब्लम कर देगा। तो बेटा एक बात समझो, एक चीज होती है कंसंट्रेटेड, ठीक है, और एक चीज होती है डाइल्यूट। अब कंसंट्रेटेड का मतलब यह है कि डायरेक्टली आपके H2SO4 गिर गया, हाईली कंसंट्रेटेड, तो वो तो जाहिर है जला देगा और हड्डी तक पहुंच जाएगा वो आपकी। लेकिन यहाँ पॉल्यूटेंट अगर एक होगा तो वाटर मॉलिक्यूल 10 या 20 आ रहे हैं उसके साथ, तो किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है? वाटर की ज्यादा है। ऐसा ही है ना, सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूटेंट तो कम है क्वांटिटी में, तो हम तक जो एसिड पहुंचता है वो मोस्टली डाइल्यूट पहुंचता है, इसलिए हमें नुकसान तो होता है बट कम नुकसान होगा हमें। अच्छा, ये तो कर ली हमने सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात, ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात क्या करने हैं? फिर से वाटर मॉलिक्यूल। एक ही पॉल्यूटेंट थोड़ी होता है एक टाइप का, बहुत सारे तरह के होते हैं जो मैंने बताया। नाइट्रस ऑक्साइड है, कोई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गई, इससे रिएक्ट करेगा तो HNO3 बना लेगा, मतलब नाइट्रिक एसिड। अब ये भी कंसंट्रेटेड नहीं है, ये भी डाइल्यूट कंडीशन में ही होगा, लेकिन नुकसान तो ये भी पहुंचाएगा हमें। नेक्स्ट, H2O रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से, H2CO3 बना लिया, ये कहलाता है कार्बोनिक एसिड। कोका कोला जो होती है उसका केमिकल फॉर्मूला भी यही होता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ना उन्हें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी कहते हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला भी यही होता है, H2CO3। अच्छा, तो आपको समझ में आ गया होगा एसिड रेन मतलब सर रेन आ रही थी, लेकिन फैक्ट्रीज और जो पॉल्यूटेंट्स थे, फैक्ट्रीज ने जो पॉल्यूटेंट्स निकाले थे उनसे रिएक्ट करने के बाद वाटर एसिड रेन में कन्वर्ट हो गया। जो रेन थी वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो गई, उसने न्यूट्रल से पीएच लेवल को वाटर के कम कर दिया, एसिडिक बना दिया उसे। बात समझ में आ रही होगी, बट ज्यादा नहीं बनाया क्योंकि वाटर ज्यादा है और पॉल्यूटेंट कम क्वांटिटी में। अब एसिड रेन क्या होती है ये तो आई थिंक हम लोगों को समझ आ गया, समझ तो पहले ही आया हुआ था जब अम्मी ने कहा था ना कि आपने क्या करना है, बारिश में नहाना नहीं है पहली वाली में। अब पहली वाली में क्योंकि सब जमा हुआ होता है बहुत सारा पॉल्यूटेंट, तो तब भी समझ में आ रहा था, लेकिन केमिकल रिएक्शंस क्या थे उसके पीछे वो हमने आपको बता दिया। पॉल्यूटेंट वाटर से रिएक्ट करता है, रेन को एसिड बना देता है, पीएच लेवल को डिक्रीज कर देता है, एसिडिटी बढ़ा देता है। अब इस एसिड रेन से हमें क्या क्या नुकसान होता है? अब हमें नॉर्मली अभी क्या लग रहा है
फिर बारिश हुई, बारिश होकर हमारे स्किन पे गिरी तो हमारी स्किन जल रही है, ये नुकसान है। सिर्फ ये नुकसान नहीं है, कुछ नुकसान है इसके, जिन्हें मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, बट लिखा मैंने यहाँ कम है, ठीक है, ताकि इजीली आप कॉपी कर पाओ। टू द पॉइंट बात करी है यहाँ पर मैंने, बट मैं एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा। आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर होगी तो आप अपने पास से भी लिख सकते हो इस टॉपिक को, अगर ठीक से सुन रहे हो तो। अच्छा भाई, तो इफेक्ट जो होते हैं इसके, वो किस पर है? सॉइल पर, मिट्टी पे। मिट्टी पे क्या इफेक्ट होगा? मिट्टी पे गिर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही दिमाग में आ रहा है। एनिमल्स पे, हाँ एनिमल्स पे की स्किन पे गिरेगा तो वो भी जल सकती है। प्लांट्स भी क्या नुकसान होगा, ऐसे ही ध्यान में आ रहा होगा। एक्वेटिक लाइफ, पानी की मछलियों को क्या, पानी तो इतना सारा होता है, उसमें थोड़ा सा एसिड गिरेगा, क्या ही मसला है, थोड़ा सा एसिड नहीं गिरेगी। मसले हैं। अब क्या मसले हैं उनको हम जरा समझेंगे। तो हम सबसे पहले कह रहे हैं भाई, ह्यूमन हेल्थ, इंसानों की सेहत खराब हो रही है इससे। तो इंसानों की सेहत थोड़ी, स्किन खराब होगी ना इससे? तो नहीं। जो पॉल्यूटेंट्स है ना बेटा, उन पॉल्यूटेंट्स में मेटल हो सकते हैं, हैवी मेटल्स जो रॉक्स पर हैं, ठीक है। रॉक्स पर कुछ मेटल्स मौजूद हैं, सपोज है, जब एसिड रेन हुई तो उसने क्या करा, उन मेटल्स को भी अपने साथ ले लिए। अब मेटल्स को लेते हुए वो रिवर्स तक पहुंच गई, लेक्स तक पहुंच गए। उस रिवर्स में, उन लेक्स में जो पानी है, वो नॉर्मल पानी तो नहीं रहा, एक तो एसिड रेन उसमें मौजूद है, और एसिड रेन ने क्या किया, अपने साथ साथ और हैवी मेटल्स को ले गई। लेड हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब हैवी मेटल्स होते हैं। अब हमारी बॉडी इन सबको कंज्यूम तो नहीं कर सकती, तो आप कहोगे सर हम रिवर का पानी थोड़ी पी रहे हैं। रिवर्स लेक्स का पानी होते हुए हमारे घर तक पहुंच रहा है। अगर कोई टैप वाटर पी रहा है तो वो जो पानी है हम जो यूज कर रहे हैं, जो रेन वाटर से रिएक्ट कर कर हम तक पहुंचा है, उसमें किस चीज की कंसंट्रेशन ज्यादा है? उसमें एल्युमिनियम ज्यादा है। एल्युमिनियम थोड़ी पी रहे हैं, ठीक है, नहीं पीना होता है। लेड थोड़ी पीना होता है। अगर ये हैवी मेटल्स हम क्या करें, कंज्यूम करें, जो रॉक्स के थ्रू हैवी मेटल्स रिवर तक पहुंचे, उस रिवर का पानी अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी सेहत तो खराब होगी। बात समझ में आ रही है? ह्यूमन हेल्थ कैसे डिस्टर्ब हो रही है एसिड रेन से? एसिड रेन्स रॉक्स पर जो हैवी मेटल्स हैं उनको रिवर्स तक, लैक्स तक पहुंचा रहा है। जब वहां तक पहुंचा रहे हैं तो उसे हम कंज्यूम भी करेंगे, जब कंज्यूम करेंगे तो हमारी सेहत खराब हो जाएगी। नेक्स्ट, एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ क्या होती है? मछलियों वाली जिंदगी, पानी वाली जिंदगी, पानी में जो जानवर रहते हैं, ठीक है। एक्वामैन पे मत चले जाना, वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है, एक्वामैन को छोड़ो, यहाँ जाओ वापस। अगर एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो उसकी वजह ये मैंने लिखा है एल, मतलब एल्युमिनियम आइंस। फिर से वही बात है, अगर एल्युमिनियम हैवी मेटल जो है उनसे एसिड रेन रिएक्ट करके उन्हें कहाँ तक पहुंचा देगी, रिवर्स तक, लैक्स तक, तो जो उसमें मछलियां रहती होंगी, जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते होंगे उसमें, वो डिस्टर्ब होंगे। वो कैसे डिस्टर्ब होते हैं? फिश जो है वो सांस किससे लेती है? अपनी गिल्स से लेती है। वो क्लॉग्ड हो जाएंगे, मतलब ब्लॉक हो जाएंगे। सफोकेशन समझते हो? सांस नहीं आ रही होती। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मैं अगर इस रूम में हूँ और मैं गेट वेट बंद कर दूँ और मैं 4-5 दिन तक यहीं रह रहा हूँ, वेंटिलेशन वैसे तो यहाँ है, लेकिन अगर वेंटिलेशन ना हो तो क्या होगा, सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगी, सांस घुटना स्टार्ट हो जाएगी। कभी ऐसा भी होता है हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहां भी सांस लेने में हमें प्रॉब्लम हो रही होती है। ऐसे ही होता है ना। तो आसान लफ्जों में ये वाली प्रॉब्लम होती है हमें, सफोकेशन, अटक जाना, सांस ना आना। यही फिश फिश को भी फील होता है अगर वहां पर एल्युमिनियम ज्यादा हो, अगर रेन वाटर एल्युमिनियम को लेकर उस रिवर्स में दाखिल हो गई हो, और इन दी एंड क्या होगा, फिश का डेथ, मौत हो जाएगी, मर जाएगी मछलियां। नेक्स्ट, ताजमहल को लिखा है मैंने यहाँ पर। ताजमहल का एसिड रेन से क्या ताल्लुक? एसिड रेन एक अलग टॉपिक है सर, ताजमहल तो नूरजहां के लिए बना था, है ना। तो अलग अलग टॉपिक है, नहीं है अलग टॉपिक, कनेक्शन है। अब कनेक्शन क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। एसिड रेन जो है ना, उसको कुछ खाने के लिए चाहिए। क्या चाहिए उसे खाने के लिए? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये किस में मौजूद होता है? ये मार्बल्स में मौजूद होता है। जैसे हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई है ना, जैसे बिल्डिंग में हमने मार्बल यूज कर लिया आउटसाइड पे, अब एसिड रेन हुई तो एसिड रेन खाती है, किसको खाती है? कैल्शियम कार्बोनेट को। जब वो उस मार्बल के कैल्शियम कार्बोनेट को खा लेगी तो उसकी जो शाइन होगी ना, वो खराब हो जाएगी। आप ताजमहल की पिक्चर देखें, बहुत पुरानी देखें और अभी की देखें, तो आपको उसमें डिफरेंस नजर आएगा। डिफरेंस की वजह यही है कि एसिड रेन, क्योंकि वहां पर भी मौजूद है, इंडिया में भी वहां पर भी एसिड रेन होती है, तो उसकी वजह से जो बिल्डिंग्स है वो खराब हो जाती है। हद है कि मैं आपको एक बात बताऊं, बिल्डिंग्स की बात करी ना हमने, अगर आपने एक स्कल्पचर बना लिया, स्कल्पचर मतलब मुजस्समा, वो देखा था परीज आर्ट ड्रामा आया था, परीज आर्ट ड्रामे में वो लड़की उसके लिए वो नहीं बनाती स्कल्पचर, जो बनाती है मुजस्समा, तो वैसा अगर मुजस्समा लोहे का बन गया, एल्युमिनियम का या किसी भी चीज का, आपने उसे रख दिया और उस पर एसिड रेन हो रही है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो खराब हो जाएगा। किसकी वजह से? एसिड रेन की वजह से। तो एसिड रेन स्ट्रक्चर्स जो है उन्हें भी खराब कर देती है, बिल्डिंग्स जो है उनके मार्बल को भी खा जाती है। मैंने लिख रखा है, ईट खा लेती है। किसे खाती है? कैल्शियम कार्बोनेट को। कैल्शियम कार्बोनेट को खा लेती है, जिससे उसकी शाइन जो होती है, उसकी शक्ल जो होती है वो खराब हो जाती है। नेक्स्ट,
सॉइल, मिट्टी को क्या प्रॉब्लम हो रही है इससे? आसान लफ्जों में एसिडिक रेन में एसिडिटी ज्यादा है। अगर वो उस मिट्टी तक पहुंचेगी और उसकी एसिडिटी को बढ़ा देगी, तो मुझे ये बताएं कि जो पौधे जमीन में लगे होंगे उन पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा? होगा, जाहिर है। तो अगर मिट्टी खराब हो गई, मिट्टी में एसिडिटी बढ़ गई बिला वजह में, तो जो पौधे हैं वो मुरझा जाएंगे और इन दी एंड वो मर जाएंगे, जल जाएंगे। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि एसिडिटी बढ़ गई। तो यही लिखा हुआ है कि प्लांट्स जो हैं वो ड्राई हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं और फिर आखिर में जल जाते हैं, मर जाते हैं। एक तो ये बात हो गई, मिट्टी के थ्रू प्लांट्स को नुकसान हो रहा है। एक और बात है, एक और बात क्या है कि प्लांट्स, अगर एसिड रेन डायरेक्टली प्लांट्स पर गिरती है, उनके लीव्स पर गिरती है, तो अगर एसिड रेन हमें नुकसान पहुंचा सकती है, तो प्लांट्स तो जाहिर है हमसे कमजोरी होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाएगी, उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम करेगी, मतलब वो ग्रो नहीं कर पाएंगे ठीक से, उन्हें इंजर्ड कर देगी। बात समझ में आ रही होगी कि उनकी ग्रोथ में जो है वो रेजिस्टेंस पैदा कर देगी, रुकावट पैदा कर देगी। सही है, तो इंजर्ड कर देती है और इन दी एंड इंजर्ड होने के बाद मर भी सकते हैं, वो मर भी जाते हैं। ठीक है, उनकी ग्रोथ में प्रॉब्लम कर देती है। तो ये सब कुछ बातें थी एसिड रेन से रिलेटेड। एसिड रेन थी क्या? एसिड रेन के बारे में हमने पढ़ा कि जब बारिश होती है, रेन होती है, तो ज्यादा पानी आता है, हाँ ठीक है आता है, बारिश हुई, पॉल्यूटेंट से रिएक्ट करी, वो पॉल्यूटेंट जो फैक्ट्रीज ने दिए, देन वो किस में कन्वर्ट हो गई? एसिड रेन में कन्वर्ट हो गई। हमारी स्किन पे गिरेगी, हमारी स्किन को खराब कर देगी, हमने ये बात पढ़ी। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन हेल्थ है, अगर हम ऐसा पानी पीते हैं जिसमें एसिड रेन मौजूद है, तो हमारी सेहत खराब हो रही है। एक्वेटिक लाइफ, अगर कंसंट्रेशन किसी मेटल की बढ़ जाती है रिवर्स में, लाइफ में, तो एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है और मछलियां मर भी जाती हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ताजमहल बिल्डिंग वगैरह जो है वो खराब होती हैं अगर एसिड रेन उन पर गिरती है। सॉइल, मिट्टी की एसिडिटी बढ़ जाती है, डायरेक्टली अगर प्लांट्स पर गिरती है तो उनकी सेहत खराब हो जाती है। ये सब एसिड रेन से रिलेटेड हमने अभी पढ़ा है। अगर आपको सारी बातें समझ आई होंगी तो अच्छा है, नहीं आई होंगी तो कोई बात नहीं, फिर से पूछ लिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट्स में क्लियर कर दूं या इंस्टा पे क्लियर कर दूं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ओजोन। ओजोन क्या होती है इसको समझेंगे पहले, और ओजोन से की डिप्लेशन से क्या नुकसान होते हैं, और वहीं से लास्ट टॉपिक हमारा ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको जरा समझिएगा अच्छे से ध्यान लगा के। तो ओजोन क्या है? हमारी एक गैस मौजूद है। अब सूरज से हमने सुन रखा है कि भाई सूरज से एक रेज मिलती है जो स्किन पर टकराती है, जिससे हमारी बॉडी विटामिन डी को सिंथेसाइज कर लेती है। ये हमने सुन रखा है कि विटामिन डी के लिए सूरज की किरणें, सूरज की जो रेज होती हैं वो बड़ी फायदेमंद है। तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज सिर्फ अच्छा काम ही करता है, ऐसा ही लगता है हमें। बड़ी प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है? कि सूरज से एक रेज निकलती है जिन्हें कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ये इतनी खतरनाक रेज हैं, अगर हमारी स्किन पर लगेगी, जैसे हमने यहाँ बना दिया एक फिक्शनल कैरेक्टर गोलू, अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज गोलू तक पहुंच जाती है तो गोलू को स्किन पे स्किन कैंसर कॉज होगा। तो खतरनाक सी बात है ना। अब स्किन कैंसर कॉज हो सकता है, लेकिन हमें फिर भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सूरज तो है ही मौजूद, अल्ट्रावायलेट रेज भी उससे निकल रही है, बट हमें स्किन कैंसर नहीं हो रहा, गोलू को भी स्किन कैंसर नहीं हो रहा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि बीच में कोई मौजूद है। मतलब ऐसे समझ लो, आप घर पे मौजूद हो और बाहर बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपके वालिद साहब घर में मौजूद है। अगर वालिद साहब मौजूद नहीं है घर में, तो हाँ चलो आप तक प्रॉब्लम पहुंच सकती है, लेकिन उससे पहले तो नहीं पहुंचेगी। तो हमारे बीच में कोई ना कोई मौजूद होता है जो हमें प्रॉब्लम से बचा रहा होता है। ऐसे ही है ना। अच्छा, तो अल्ट्रावायलेट रेस आप तक टकराकर आपको स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, बट एक लेयर, एक गैस ऐसी मौजूद है जो क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेस को वहीं स्टॉप कर देती है कि नहीं, यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा, और इससे होकर वो गुजर नहीं पाती। तो सिंपल सी बात है, ओजोन हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस से। ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? O3। एक चीज और इंटरेस्टिंग सी बताऊंगा लास्ट में, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इंटरेस्टिंग है, बट वो उसी को समझ आएगी जिसके बाद थोड़ा जरूरत से ज्यादा दिमाग होगा। ठीक है, उसे समझ आएगी। केमिकल बॉन्डिंग का बताऊंगा कि O3 के फॉर्मूले में कौन सा केमिकल रिएक्शन, कौन सी केमिकल बॉन्डिंग भेजी होती है, तो वो लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ी सी एडिशनल चीज है। अच्छा, तो O3 इसका केमिकल फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, बट इंसान कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज, जिसकी वजह से एक पार्टिकल जनरेट होता है। वो पार्टिकल क्या करता है? इस ओजोन में जाके सुराख कर देता है, होल्स क्रिएट कर देता है। अब एक लेयर थी जो हमें सेव कर रही थी, हमें बचा रही थी, हमने क्या करा? हमने उसमें भी होल्स कर दिए। अब होल्स कर दिए तो क्या होगा? ये अल्ट्रावायलेट रेस हम तक पहुंचेगी और हमारी स्किन पर टकराएंगी और स्किन कैंसर कॉज होगा। ऐसी ही प्रॉब्लम होगी ना हमें, जाहिर है, अगर हमने होल्स कर दिए हैं उसमें। अब ये होता कैसे?
ह्यूमन एक्टिविटीज में हम कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, ऐसी चीजें यूज करते हैं, जैसे फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेंट्स यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, कुछ उससे ऐसा पार्टिकल निकलता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, CFC। आप बोलोगे सर क्लोरीन Cl का सिंबल तो Cl होता था ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्लोरोफ्लोरोकार्बन करके लिखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या करता है, ओजोन को डिप्लेट कर देता है, मतलब उसमें सुराख कर देता है, उसको क्रैक कर देता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम की वजह बन रहा है। अब ये पार्टिकल करता क्या है इसको समझते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाता है, जो O3 यहाँ हमारे पास ओजोन मौजूद है उसको जाकर ब्रेक करता है। किसमें ब्रेक कर देता है, ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में। जब ओजोन यहाँ से ब्रेक हो गई, नहीं रही वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में, तो वो ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में आ गई और वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगी और अपनी जगह छोड़ दी। अपनी जगह छोड़ दी तो वहां पर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। और जब होल हो गया तो फिर हमें क्या होगा, हमें स्किन कैंसर कॉज होगा, क्योंकि ओजोन तो हमें तब बचा रही थी जब वो मौजूद थी जगह पर। अगर उसके मॉलिक्यूल हटते जाएंगे तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम होगी, हमें स्किन कैंसर कॉज होगा। बट अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर हम रेफ्रिजरेटर तो यूज करते हैं, ऐसे ही है ना, रेफ्रिजरेटर तो हम यूज करते हैं लेकिन हमें स्किन कैंसर भी नहीं हो रहा, तो बीच में क्या चक्कर है। तो चक्कर है जिसके थ्रू ओजोन बार बार खुद बने जा रही है। अब देखिए अल्लाह ताला को तो सब चीजें पहले से पता है, उन्होंने पहले से ही लाइक जो है सारी चीजें सेट आउट करी हुई है, बैलेंस कंडीशन में रखी हुई है ना। तो पहले से ही क्रिएट है। ओजोन बनती कैसे, पहले इसको जरा समझ लेते तो आपको ये मसला भी समझ आ जाएगा कि हम बचे हुए कैसे। क्योंकि हम तो रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर्स हम यूज कर रहे हैं, उनसे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन को डिप्लेट कर रहे हैं, जिससे हमें स्किन कैंसर हो जाए। बट हम फिर भी बचे हुए हैं। हम किस वजह से बचे हुए हैं, पहले से ही ना एटमॉस्फेयर में ओजोन को बनाने का तरीका भी मौजूद है और ओजोन बन भी रही है। कैसे बन रही है, ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में मौजूद होती है एटमॉस्फेयर में, ये तो हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। उसके अलावा जब बिजली कड़कती है, थंडर स्टॉर्म होता है, तो वो बिजली जाकर ऑक्सीजन की डायटोमिक फॉर्म से रिएक्ट करती है। जब रिएक्ट करती है तो उस डायटोमिक फॉर्म को, एक डायटोमिक फॉर्म का ऑक्सीजन, एक डायटोमिक फॉर्म का ऑक्सीजन ब्रेक होते हैं, तो फिर ऑक्सीजन ट्रायटोमिक फॉर्म बन जाती है, मतलब O3 बन जाता है। तो बिजली कड़कती है जब आसमान में, ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म से रिएक्ट करती है, तो सिंपल सा वहां पे क्या हो रही होती है, ओजोन की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो जब हमने नेचर में ये प्रोसेस देखा ना कि ओजोन इस तरीके से बनती है, तो हमने लैब में भी बनाने की कोशिश करी और लैब में भी बना ली। एक मशीन ली हमने, ग्लास, जैसे कैथोड रे आपने पढ़ी होगी, उसमें एक ग्लास लिया था हमने ठीक है, वो ग्लास ट्यूब ली हमने, उसमें हमने ऑक्सीजन गैस रखी O2 और उसमें हमने क्या करा, बिजली को पास कराया। जब बिजली को पास कराया तो डायटोमिक फॉर्म ब्रेक हुई। जब ब्रेक हुई तो एक डायटोमिक फॉर्म ने एक ऑक्सीजन के रेडिकल से रिएक्ट करके O3 बना लिया। ये बातें आपके कोर्स में नहीं है फिलहाल, बस मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि आपके जहन में रहेगा ऑक्सीजन नेचर में कैसे बनती है और लैब में हमने कैसे बना लिया। तो उस तरीके से हमने O3 को क्रिएट कर लिया। तो O3 क्रिएट ऐसे हो रही है जिस वजह से जो होल्स है ना, ये वापस भरे जा रहे हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये हुई कि ग्रीन केमिस्ट्री के साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, अगर कोई केमिकल रिएक्शन ऐसा हो रहा है जिसका इंसानों को नुकसान हो रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शन को वो खत्म करने की कोशिश करेंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि उसकी जगह ऐसी चीज यूज हो जिससे हमें कम से कम नुकसान हो। तो वहां पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि जो हम कार्स, गाड़ियां यूज करते हैं, उनसे धुआं निकलता है, ऐसे ही है। उनसे धुआं क्यों निकलता है, क्योंकि हम इंजन ऐसा यूज करते हैं जो फ्यूल्स को जलाता है। जब जलाता है तो फिर गैसेस ये वाली बनती है। तो ग्रीन केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के साथ कोलैब किया। कोलैब करने के बाद उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स बना दी। अब इलेक्ट्रिक कार्स तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होती हैं, उससे हमें नुकसान इतना नहीं है, कम नुकसान है, ठीक है। ये एक अच्छा काम कर दिया। इसी तरीके से जो फ्रिज एक पार्टिकल निकालता था, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अब ऐसे फ्रिज बनाना शुरू करे कि जो ये पार्टिकल ना निकाल पाए। तो इससे ये है कि इंसान भी जो जितना कुछ कर सकते हैं अल्लाह के हुक्म से उतना कर पाते हैं, और जो इन्वायरमेंट खराब कर रही है चीजें उन्हें कम कर पाते हैं, उनके इफेक्ट को रिड्यूस कर पाते हैं। और जो नेचुरली अकर हो रहा है वो तो मैंने आपको बता दिया। बट ओजोन डिप्लेशन होने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है उसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है स्किन कैंसर। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जब ओजोन से ओजोन की डिप्लेशन से अल्ट्रावायलेट रेज गुजर जाएंगी, तो वो जब हमारी स्किन पर टकराएंगे, जब गोलू की स्किन पर टकराएं तो गोलू को क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मलेरिया। अब ये वाली बात थोड़ी सी ना समझने की है कि ओजोन की डिप्लेशन का मलेरिया से क्या ताल्लुक है। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ अक्सर, वो ये कि आपने सुन रखा है कि जो मुर्गी होती है वो अपने अंडों पर बैठती है, और उसके जो अंडे होते हैं वो किसमें,
चूजों में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऐसे ही सुन रखा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इस बात को समझा कि किस टेम्परेचर पर जो एग्स हैं वो चिक्स में कन्वर्ट होते हैं, और उन्होंने एक मशीन बनाई। उस मशीन में उन एग्स को रखा और फिर क्या हुआ, वो भी चूजों में कन्वर्ट हो गए। तो साइंटिस्ट यही करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर वो काम कर देते हैं। अब एक बात समझिएगा, जो मॉस्किटोज होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर आप देखें ब्लैक कलर की तरफ जाते हैं। तो उसकी वजह दो है। मॉस्किटोज का ब्लैक कलर की तरफ जाना क्यों, क्योंकि वो ब्लैक कलर है, या फिर कोई डार्क कलर होगा, क्योंकि वो कलर ब्लाइंड होते हैं, मतलब उन्हें सारे कलर नजर नहीं आते, उन्हें जो गहरे कलर होते हैं, डार्क कलर होते हैं, वो नजर आते हैं। ब्लैक कलर डार्क कलर होता है, इसलिए वो उसकी तरफ जाते हैं। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी क्या वजह है, आपने सुन रखा होगा, हमारे पेरेंट्स कभी कहते हैं हम बीमार वगैरह हुए हो, बुखार उखार, तो ब्लैक कपड़े नहीं पहनो। ब्लैक कपड़े पहनने से क्या होगा, गर्मी लगेगी, मत पहनो। गर्मी हो रही है ज्यादा, ब्लैक कपड़े नहीं पहनो। तो हमें ये बात इलॉजिकल लग रही होती है ना, अभी तक भी लग रही होगी, बट इलॉजिकल बात नहीं है, उसमें लॉजिक है। लॉजिक क्या है, आप चैप्टर 12 फिजिक्स में पढ़ोगे, जब क्लास 12 में जाओगे तो वहां पर पढ़ोगे आप कि जो ब्लैक कलर्स होते हैं, जो ब्लैक बॉडीज होती हैं, वो रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करती हैं। अगर गर्मी है माहौल में, तो जो ब्लैक कलर की चीज होगी वो क्या करेगी, उसे एब्सॉर्ब करेगी। बात समझ में आ रही है। तो मच्छर क्या करते हैं, मॉस्किटोज ज्यादातर ब्लैक कलर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से, क्योंकि वो ब्लैक कलर है और वो खुद कलर ब्लाइंड है, वो डार्क कलर इसलिए याद है। दूसरी वजह ये कि वहां पर गर्मी हो रही होती है, जो भी ब्लैक कलर की चीज होगी वो एटमॉस्फेयर से रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करेगी, और ये किसकी तरफ जाते हैं, गर्मी की तरफ जाते हैं, वार्मनेस की तरफ जाते हैं। एक तो ये बात हो गई मॉस्किटोज के बारे में। दूसरी बात ये कि मॉस्किटोज की जो प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा से ज्यादा किसमें होती है, गर्मी में होती है, गर्मियों में होती है। उन्हें वो फेवरेट कंडीशन लगती है प्रोडक्शन के लिए, तो वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं, ज्यादा हो जाते हैं मच्छर बहुत ज्यादा। अब अगर मच्छर ज्यादा हो जाएंगे तो मलेरिया भी ज्यादा फैलेगा। ओजोन डिप्लेशन की वजह से गर्मी क्यों बढ़ती है, मैं ये बात बता रहा हूँ। ओजोन डिप्लेशन हुई, ओजोन में सुराख हो गया, ठीक है, ये वाली बात हमने पढ़ ली। जब रेडिएशन जमीन पर जाती है तो वो जमीन तक पहुंच जाती है, जमीन उसे एक टाइम तक बर्दाश्त करती है, फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती है तो एटमॉस्फेयर में हमारे कुछ गैसेस ऐसी मौजूद हैं जो उन रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करती हैं। जब वो उन रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करती हैं तो माहौल में गर्मी बढ़ जाती है। ओजोन डिप्लेशन हुई, वो रेज जमीन तक गई, जमीन ने उसको एब्सॉर्ब करा, देन उसको क्या करा, फिर रिफ्लेक्ट बैक करा। जब रिफ्लेक्ट बैक करा तो एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस थी जिन्होंने उसे एब्सॉर्ब करा। जब एब्सॉर्ब करा तो गर्मी बढ़ जाएगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। जब गर्मी बढ़ जाती है तो फेवरेट कंडीशन किसके लिए, मॉस्किटोज के लिए। उनकी फेवरेट कंडीशन उन्हें जैसे ही मिलती है, क्या करते हैं, अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो कौन सी बीमारी बढ़ जाएगी, मलेरिया बढ़ जाएगा। तो आई थिंक बात समझ में आ रही होगी आपको। और इसको मैं थोड़ा सा और बताऊं। अर्थ है हमारा ये, ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट रेस आई और वो इसमें एब्सॉर्ब हो गई, तो एक टाइम तक एब्सॉर्ब करेगा, मैंने कहा। उसके बाद क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा। जब रिफ्लेक्ट बैक करता है तो आगे तक नहीं जाती, यहाँ कुछ गैसेस मौजूद हैं। वो गैसेस क्या करती हैं, वो जो भी गैसेस मौजूद हैं, जैसे H2 वाटर वेपर है, वो गैस मौजूद है, वो क्या करेगी, इन रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर लेगी। और भी होंगी, इनको एब्सॉर्ब कर लेगी। जब इनको एब्सॉर्ब कर लेगी तो ये तो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो फेवरेट कंडीशन मॉस्किटोज को मिलेगी, वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मतलब मलेरिया की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज होगा, जाहिर है अगर गर्मी बढ़ जाएगी तो ग्लेशियर्स जो होते हैं वो भी मेल्ट होता है, आपने सुन रखा है। ये सब मैं ग्लोबल वार्मिंग में दोबारा भी बताऊंगा अभी, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, मलेरिया फैल जाएगा, स्किन कैंसर कॉज होगा, ये सब ओजोन डिप्लेशन के इफेक्ट्स हैं। ओजोन अगर डिप्लेट हो जाएगी तो ये सब प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ओजोन डिप्लेशन की वजह कौन सा पार्टिकल बनता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनता है। कैसे बनता है, O3 की वजह से। अब मैंने कहा था एक बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वो क्या, कि देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब उसके पास 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है लास्ट शेल में। टोटल 8 होते हैं, लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और ऑक्सीजन है, इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर होता है O2 का, सही है। O3 का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, क्योंकि ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। अब ये दोनों तीसरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी। मैंने आपसे कहा था कि O2 मौजूद होता है, O2 में क्या होता है, बिजली कड़कती हुई जाती है और उसे तोड़ देती है। जब तोड़ दिया तो इस कंडीशन में टूट जाएगा, एक ऑक्सीजन अलग हो गया, एक ऑक्सीजन अलग हो गया। अब इस ऑक्सीजन से, उससे भी कोई करेगा, इस ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करें, ये रिएक्ट करेगी क्यों, इनका क्या फायदा है इसमें। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्लास 9 में बताई थी वैसे मैंने,
केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है कि जब दो एटम्स मिलकर अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो इन दोनों के दरमियान हो रही है और ये दोनों स्टेबल है। अब ये ऑक्सीजन कह रहा है कि मुझे भी अपने साथ शेयरिंग कर लो, तो ये ऑक्सीजन कहेगा भाई मेरे इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, कह रहा है मेरे भी पूरे, तो ये कहेगा मेरे ऊपर एहसान कर दो, एहसान कर दो, अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को कहो कि मेरे शेल में भी रिवॉल्व करें ताकि मैं स्टेबल हो। तो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, एहसान कर देते हैं तुम पे, लेकिन लेकिन एहसान कर देते हैं तुम पर, लेकिन क्या होगा कि तुमसे हम कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि तुम अपने इलेक्ट्रॉन थोड़ी शेयर करते हो, और तुम अगर कर भी दो तो हमें चाहिए ही नहीं। हम तुम पर एहसान कर रहे हैं, इसीलिए हम सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं बनेंगे तुम्हारी तरफ, हम एरो बनाएंगे ऐसे करके। वो कोविड आया था ना, कोरोना वायरस, उसमें सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कुछ लोग क्या कर रहे थे, मदद तो कर रहे थे, तस्वीर ले रहे थे और उसे इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे जैसे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मुझे देखो। तो ये भी यही कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसकी तरफ ऐसे इशारा कर दिया इसने, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसके ऊपर एहसान कर रहा है। तो O3 का केमिकल फॉर्मूला तो ये होता है, उसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी हुई होती है, आप कहोगे सर कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई होती है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, इस वजह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। और सर यहाँ पर जो तीसरा ऑक्सीजन है जो रेडिकल ऑक्सीजन का मौजूद है, उससे इन्होंने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, या फिर एक और नाम होता है इसका डाइटिक बॉन्ड, वो बनाया हुआ है। तो ये सब ओजोन से रिलेटेड था। लास्ट टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग को समझना बहुत आसान है उसके लिए जिसे ओजोन डिप्लेशन समझ आया था। ओजोन डिप्लेशन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि ओजोन डिप्लेशन की कुछ वजह होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जाके होल्स बना देता है ओजोन में, उसे ओजोन डिप्लेशन कह देते हैं। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि अल्ट्रावायलेट रेज जमीन तक पहुंच जाती हैं, और वहां जब जमीन तक पहुंचती हैं, जमीन जब उसे एब्जॉर्ब करती है तो उसे रिफ्लेक्ट बैक करती है। जब रिफ्लेक्ट बैक करती है तो कुछ ऐसी गैसेस मौजूद हैं जो उस रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं और क्लाइमेट को चेंज कर देती हैं। उन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और जो इफेक्ट्स होते हैं उन्हें ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, और उसी को ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो अब मैंने एक बात आपको बार बार कही कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंटेमिनेटेड पार्टिकल नहीं है, वो पॉल्यूटेंट नहीं है। हाँ, जो भी चीज आपकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा मौजूद है वो पॉल्यूटेंट है, वो कंटेमिनेशन है आपके लिए, कंटेमिनेटेड है, ठीक है, खराब है आपके लिए, पॉल्यूटेंट है जो जरूरत से ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट है ऐसा कहा जाता है, ज्यादा अमाउंट में है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम हटा देते हैं तो हमें बहुत नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा और क्यों होगा, ये सब समझने के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड की वजह एटमॉस्फेयर में क्या है उसको समझना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ बातें। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस एन एनवेलप लाइक लेयर सराउंडिंग द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोवाइड करती है एक लेयर सराउंडिंग द अर्थ लाइक एनवेलप, जिस तरीके से एनवेलप होता है उस तरीके से लेयर जो है ये प्रोवाइड कर रहा होता है। Next, CO2 is not a contaminated gas. It is necessary for plants like O2 for mammals. कार्बन डाइऑक्साइड कोई कंटेमिनेटेड पार्टिकल नहीं है जो माहौल को खराब कर रहा है, पॉल्यूटेंट बन रहा है, बल्कि ये ऐसे जरूरी है पौधों के लिए जैसे मैमल्स के लिए ऑक्सीजन गैस जरूरी होती है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो वार्मनेस बढ़ जाएगी। तो वार्मनेस का और कार्बन डाइऑक्साइड का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर वार्मनेस बढ़ रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है तो मतलब वार्मनेस भी कम हो रही है। नेक्स्ट, उसके अलावा एयरली अगर रफली बात की जाए जो आपकी बुक में लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, 0.05 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो एयरली इंक्रीज कर रहा है, ये एक रफली बात है। नेक्स्ट, उसके अलावा हमने कहा कि कुछ रेडिएशंस अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो जमीन तक पहुंचती है, अर्थ तक पहुंचती है, अर्थ उन्हें रिफ्लेक्ट बैक करता है। जब रिफ्लेक्ट बैक करता है तो कुछ गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ये उन रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर लेती है। जब ये उन रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर लेगी तो अर्थ के सराउंडिंग में कौन सी लेयर थी, ट्रोपोस्फेयर, उसमें क्या होगा, उसमें क्लाइमेट चेंज आ जाएगा। उस वो लेयर जो है वो डिपेंड करती है हमारी डेली रूटीन पर। हमने ऐसे पढ़ा था ना कि अगर ट्रोपोस्फेयर के क्लाइमेट में कुछ चेंज आता है तो हमें भी वो इफेक्ट करेगी बात। तो जब वार्मनेस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, मलेरिया भी ज्यादा फैल जाएगा। ये मैंने मलेरिया का ताल्लुक आपको बताया क्या है। तो वार्मनेस बढ़ जाने की वजह से एक प्रॉब्लम और हो रही है। क्या हो रही है, हमने ग्लेशियर्स के बारे में सुन रखा है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जैसे हमारे पहाड़ हैं जिन पे बर्फ मौजूद है उन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं, उनके ऊपर स्नो कैप मौजूद है, वहां पर बर्फ जमी हुई है। अगर माहौल में गर्मी बढ़ जाएगी तो वो जो स्नो कैप है क्या वो बर्फ ही बने रहेंगे, नहीं, वो पिघल जाएंगे। जब वो पिघलेंगे तो वो कहाँ जाएंगे, रिवर्स में, लेक्स में जाएंगे। जब वो रिवर्स लेक्स तक पहुंचेंगे तो जो पानी पहले से रिवर्स लेक्स में था उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी,
जब उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो सैलाब आने के चांसेस ज्यादा होंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं उनके आने के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। ये सब क्यों हो रहा है? सारा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। इस क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने कुछ डिस्कशन किया जो इस चैप्टर, इस टॉपिक से रिलेटेबल था। नेक्स्ट उसके अलावा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मैं यहाँ वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? बैलेंस। चैप्टर 1 में पढ़ाया था मैंने कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, बैलेंस। ठीक है, तो हर चीज दुनिया में बैलेंस में मौजूद है, ये बात तो हमें पता ही है। हम एक बैलेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा पौधे जरूरी हैं, अगर सब पौधों को हटा दिया जाए तो हमें नुकसान होगा। क्यों? हमें ऑक्सीजन गैस कौन देगा? फिर प्रॉब्लम होगी ना इस चीज से। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो जाती है तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा C6H12O6 ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। O2 ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में जो गैस हम लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। H2O मतलब वाटर। प्लांट्स को किस चीज की जरूरत होती है? प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है। मैंने कहा अभी ऐसे जरूरी है जैसे ऑक्सीजन मैमल्स के लिए, हमारे लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारी प्लांट्स के लिए जरूरी है। उसके अलावा उनके लिए पानी जरूरी होता है। इन दोनों की मदद से वो क्या बना लेते हैं? वो एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं जिसके जरिए वो अपने लिए ग्लूकोज बनाते हैं, अपना खाना बना लेते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन गैस को एक्सहेल कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और ये ऑक्सीजन गैस किसके लिए जरूरी होती है? मैमल्स के लिए जरूरी होती है, हमारे लिए जरूरी होती है। तो ये केमिकल रिएक्शन था। तो आई होप आपको ये इजीली सीधे सीधे समझ में आ गया होगा जैसे मैंने लिखा हुआ जैसे बताया। तो ग्लोबल वार्मिंग में हमने पढ़ा ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। तो जब भी कहा जाता है कि पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाओ ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो हमें मिल सके और एटमॉस्फेयर क्लियर रहे। और पॉल्यूशन अगर ज्यादा होगा तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। तो ये था इस पूरे चैप्टर के बारे में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छे से समझ आ गए तो कोशिश करिएगा कि बुक उठाकर एक बार स्टार्ट से एंड तक रीड करें। अगर कोई ऐसा है जो ये भी नहीं कर सकता, वैसे तो कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। जाहिर है अगर आप YouTube पे वीडियो लगाकर देख रहे हैं मतलब अपनी पढ़ाई से आप सीरियस है। अगर आप बुक खोल के एक बार पूरे चैप्टर को रीड कर लोगे तो काफी कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देन फिर कुछ ऐसी चीज आ जाती है पेपर में जो आउट ऑफ द रेंज हो, आप उसके बारे में भी अपने पास से लिख पाओगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।